उस छोटी सी नीली किताब को कभी ध्यान से देखा है? मेरा मतलब है हमारा भारतीय पासपोर्ट। ऊपर से देखने में तो ये बस कुछ पन्नों की एक साधारण सी किताब लगती है। हाँ बिल्कुल, जिस पर वो अशोक स्तंभ छपा होता है। सही कहा। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर या इमिग्रेशन काउंटर पर इसे दिखाता है, तो ये सिर्फ उसकी पहचान साबित नहीं करता। ये एक बहुत ही ताकतवर कानूनी शील्ड बन जाता है। एग्जैक्टली। ये तय करती है कि दुनिया का कोई भी देश या खुद आपका अपना देश आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। और यही बात इस किताब को इतना खास बनाती है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण या कहें डीप डाइव में हम इसी नीली किताब के पीछे काम करने वाले कानूनी और संवैधानिक विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। और हमारा मकसद इस भारी भरकम कानूनी ढांचे को बहुत ही आसान तरीके से समझना है। बिल्कुल, बिना किसी भारी जार्गन के ये समझना है कि आखिर ये नागरिकता मिलती कैसे है, इसके साथ कौन से वीआईपी फायदे आते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात कि ये रातों रात छिन कैसे सकती है। ये छिनने वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है ना? तो चलिए इस कानूनी भूल भुलैया में कदम रखते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। कानून की नज़र में एक नागरिक यानी सिटीजन और एक विदेशी यानी एलियन के बीच असल में लकीर कहाँ खींची जाती है? इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए ये सबसे सही शुरुआती बिंदु है। अगर हम कानूनी ढांचे की गहराई में जाएं, तो ये पूरा सिस्टम दो चीजों पर टिका है। कौन सी दो चीजें? पूर्ण सदस्यता यानी फुल मेंबरशिप और सीमित अधिकार यानी लिमिटेड राइट्स। अच्छा, मतलब ये एक मेंबरशिप कार्ड की तरह है? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक देश एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और प्राइवेट क्लब की तरह है। जो व्यक्ति नागरिक है वो उस क्लब का फुल मेंबर है। यानी उसके पास सारे एक्सेस है। बिल्कुल, उसे उस समुदाय की पूरी सदस्यता मिलती है और उस सदस्यता के साथ आने वाले हर एक अधिकार, हर एक सुरक्षा पर उसका 100% हक होता है। ये एक तरह का अटूट कानूनी बंधन है। और जो विदेशी है उसका क्या स्टेटस होता है? जो विदेशी है वो उस क्लब में महज एक मेहमान की तरह है। मतलब वो उस देश की भौगोलिक सीमा में रह तो सकता है, काम भी कर सकता है, लेकिन उसका कानूनी दर्जा बिल्कुल अलग होता है। तो वो उस देश की राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। सही कहा। और उसे वे सभी अधिकार नहीं मिलते जो फुल मेंबर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो ये एक फुल मेंबरशिप बनाम गेस्ट पास वाली स्थिति हो गई। मेहमान आ तो सकता है लेकिन घर के अहम फैसले नहीं ले सकता। एग्जैक्टली, घर के फैसले सिर्फ घर वाले लेंगे। अब जब हमें नागरिक और विदेशी के बीच का ये बुनियादी फर्क समझ आ गया है, तो ये जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि इस एक्सक्लूसिव क्लब के नियम आखिर लिखे किसने। ये बहुत लोग सोचते हैं। मेरा मतलब है, जब भारत आजाद हुआ तो किसी ने तो बैठ के तय किया होगा ना कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा। क्या ये सब हमारे संविधान में ही लिख दिया गया था? ये एक बहुत ही आम धारणा है कि नागरिकता के सारे नियम बस संविधान में ही लिखे हैं, लेकिन असल में कहानी दो हिस्सों में बटी हुई है। अच्छा, दो हिस्से कौन से? और यहीं पर इस कानूनी ढांचे की असली खूबसूरती नजर आती है। पहला हिस्सा बेशक हमारा संविधान है। संविधान का भाग 2, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक शामिल हैं, वो नागरिकता पर बात करता है। तो आर्टिकल 5 से 11। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। संविधान का ये हिस्सा केवल एक खास तारीख तक की स्थिति को ही संभालता है। रुकिए, एक खास तारीख? कौन सी तारीख? वो ऐतिहासिक तारीख है 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ। एक मिनट, सिर्फ एक तारीख? तो क्या संविधान भविष्य के लिए कोई नियम नहीं बना कर गया? ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल, लेकिन उस समय के हालात को समझना होगा। देश का बंटवारा हुआ था, बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हो रहा था। हाँ, वो दौर बहुत उथल-पुथल वाला था। तो उस वक्त संविधान निर्माताओं का मुख्य फोकस ये तय करना था कि जिस दिन भारत एक गणतंत्र बन रहा है, यानी 26 जनवरी 1950 को, उस दिन इस देश का नागरिक कौन माना जाएगा। तो उन्होंने बस उस एक दिन का स्नैपशॉट लिया। बिल्कुल, एक स्नैपशॉट। उन्होंने तय किया कि जो लोग उस दिन भारत में रह रहे हैं या जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हैं, उनमें से किसे नागरिक माना जाएगा। और जो उसके बाद आएंगे उनका क्या? वही तो बात है। जो लोग 27 जनवरी 1950 को पैदा होंगे या आने वाले दशकों में भारत आना चाहेंगे, उनके लिए संविधान ने खुद कोई सख्त नियम नहीं बनाए। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि संविधान एक घर की उस बुनियादी नींव की तरह है जिसने 1950 में ये तय कर दिया कि जब घर का उद्घाटन होगा तो अंदर कौन-कौन मौजूद रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। है ना? लेकिन भविष्य में
नए लोग उस घर में कैसे एंट्री लेंगे या घर के नियम क्या होंगे, इसका फैसला उसने आगे वालों पर छोड़ दिया। एक तरह से ये एक मेंटेनेंस मैनुअल है जो बाद में लिखा जाना था। एग्जैक्टली, बहुत सटीक उदाहरण है। संविधान ने नींव रख दी और बहुत समझदारी दिखाते हुए भविष्य के नियम बनाने की पूरी शक्ति भारत की संसद को सौंप दी। अच्छा, तो संसद को ये काम दे दिया गया। हाँ, इसे कानून की भाषा में डेलीगेटेड पावर कहते हैं। आर्टिकल 11 के तहत संसद को ये अधिकार मिला कि वो नागरिकता देने और छीनने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो संसद ने अपना वो मेंटेनेंस मैनुअल बनाया। बिल्कुल, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने अपना खुद का एक रखरखाव मैनुअल तैयार किया, जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं, यानी सिटीजनशिप एक्ट। तो 1955 का एक्ट ही वो असली रूल बुक है। 100%। 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर आज तक नागरिकता से जुड़ा हर एक फैसला, हर एक नियम इसी 1955 के एक्ट के तहत काम करता है, जिसे जाहिर है समय समय पर संशोधित भी किया गया है। चलिए, तो अब हमारे पास 1955 के एक्ट का ये पूरा मैनुअल मौजूद है। अगर हम इस मैनुअल को खोलें तो इस एक्सक्लूसिव क्लब यानी भारत में आधिकारिक रूप से एंट्री लेने के कितने दरवाजे हैं? इस एक्ट में नागरिकता प्राप्त करने के 5 बिल्कुल स्पष्ट दरवाजे या कह लीजिए 5 गेटवेज तय किए गए हैं। 5 दरवाजे कौन कौन से? ये 5 रास्ते हैं: जन्म यानी बर्थ, वंश यानी डिसेंट, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन और किसी क्षेत्र का समावेश, जिसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी कहते हैं। इन 5 को डिकोड करना जरूरी है। तो पहले 2 दरवाजों को अगर हम देखें, जन्म और वंश। हाँ, कानूनी हलकों में इन्हें मिट्टी और रक्त यानी सॉइल और ब्लड के नियम के तौर पर भी जाना जाता है। मिट्टी और रक्त सुनने में काफी भारी लगता है। तो क्या जन्म से नागरिकता का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई भारत की सीमा के भीतर पैदा हो गया तो उसे नीली किताब मिल जाएगी? इसे जूस सोली यानी जन्म स्थान का अधिकार कहते हैं। शुरुआत में ये नियम काफी उदार था। मतलब 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति नागरिक बन सकता था। अच्छा, मतलब कोई भी? हाँ, लेकिन समय के साथ, खासतौर पर 1986 और 2003 के संशोधनों के बाद इस नियम को काफी सख्त कर दिया गया। तो अब क्या नियम है? आज के समय में सिर्फ भारत की मिट्टी पर पैदा होना काफी नहीं है। शर्त यह है कि जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और दूसरा व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। रुकिए 1 मिनट, यहाँ मुझे सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए कोई विदेशी राजनयिक है, कोई फॉरेन डिप्लोमैट जो दिल्ली में स्थित अपनी एम्बेसी में काम कर रहा है। ठीक है। वो अपनी पत्नी के साथ भारत में ही रह रहा है और यहीं उनके बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चा तो भारत की सीमा में पैदा हुआ ना, क्या उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी? यहीं पर कानून के अपवाद या एक्सेप्शन सामने आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्हें नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं। भारत की जमीन पर पैदा होने के बावजूद विदेशी राजनयिकों के बच्चों को या किसी शत्रु विदेशी के बच्चों को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं मिलती। ऐसा क्यों? मिट्टी का नियम उन पर क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि वे इस नियम से पूरी तरह बाहर रखे गए हैं। उनके माता पिता राजनयिक छूट यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत आते हैं और उन पर भारत का कानून सीधे तौर पर लागू नहीं होता। अच्छा, समझ गई। तो मिट्टी का नियम सबके लिए नहीं है। सही कहा। अब वंश या रक्त के नियम पर आते हैं। इसका मतलब है कि जन्म भारत से बाहर हुआ हो लेकिन खून भारतीय हो। जी हाँ, इसे जूस सैंग्विनिस कहते हैं। जूस सैंग्विनिस। अगर किसी बच्चे का जन्म दुनिया के किसी भी कोने में होता है, चाहे वो अमेरिका हो या जापान, लेकिन उसके जन्म के समय उसके पिता और अब संशोधनों के बाद माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है, तो वो बच्चा वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। यहाँ खून का रिश्ता उस भौगोलिक दूरी को पाट देता है। ये तो काफी लॉजिकल है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर रह रहे हैं लेकिन देश से जुड़े हैं। तो ये बात हो गई उन लोगों की जो भाग्यशाली है कि उनके पास या तो भारत की मिट्टी का या भारतीय खून का सीधा संबंध है। हाँ, ये पहले 2 रास्ते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका भारत से कोई पुश्तैनी संबंध नहीं है? मान लीजिए कोई बाहर से आता है, उसे ये देश, यहाँ की संस्कृति पसंद आ जाती है और वो यहीं बसना चाहता है। उनके लिए तो तीसरे और चौथे दरवाजे बनाए गए हैं, पंजीकरण और देशीयकरण। इन दोनों में असल में क्या फर्क है? ये दोनों ही समय आधारित रास्ते हैं, जहां आपको अपनी वफादारी और देश के प्रति जुड़ाव को समय बिताकर साबित करना होता है। अच्छा, मतलब इंतजार करना पड़ता है। हाँ,
पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का रास्ता आमतौर पर उन लोगों के लिए है जिनका भारत से थोड़ा बहुत संबंध होता है। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में बस गए थे, या मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक जिसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो। तो उन्हें कितने साल इंतजार करना पड़ता है? ऐसे लोगों को आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 7 साल तक भारत में लगातार रहना पड़ता है। मूल एक्ट में ये 5 साल था, जिसे बाद में बढ़ाया गया। 7 साल काफी लंबा समय है। और देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन, ये तो शायद पूरी तरह से बाहरी लोगों के लिए होगा जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। एकदम सही। देशीयकरण उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई पूर्व संबंध नहीं है। तो इनके लिए नियम और भी सख्त होंगे। बिल्कुल। ये प्रक्रिया जानबूझकर लंबी और थोड़ी जटिल रखी गई है। इसके लिए किसी व्यक्ति को आवेदन करने से पहले कम से कम 10 से 12 साल तक भारत में रहना होता है। 12 साल? बाप रे। और इसमें एक बहुत ही सख्त शर्त यह है कि आवेदन से ठीक पहले के 12 महीने उसे लगातार भारत में रहना होगा। अच्छा, मतलब कोई ब्रेक नहीं ले सकते? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिर्फ कागजों पर अपना नाम लिखवा ले और असल में किसी और देश में रह रहा हो। सरकार ये शो करना चाहती है। बिल्कुल। सरकार ये देखना चाहती है कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में भारतीय समाज में घुल मिल गया है, क्या वो यहाँ के कानून का सम्मान करता है। सही बात है। और 5वां दरवाजा, क्षेत्र का समावेश। मुझे लगता है ये तब होता होगा जब पूरा का पूरा कोई नया इलाका ही भारत के नक्शे में शामिल हो जाए। सही अंदाजा लगाया आपने। जब कोई नया भूभाग भारत का हिस्सा बनता है, जैसे अतीत में पुडुचेरी या सिक्किम के साथ हुआ था। हाँ, वो तो बाद में जुड़े थे। तो वहां रहने वाले लोग रातों रात खुद ब खुद नागरिक नहीं बन जाते। तो फिर कैसे बनते हैं? भारत सरकार बाकायदा एक आधिकारिक अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी करती है और ये तय करती है कि उस नए क्षेत्र के किन लोगों को आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो ये हो गए एंट्री के 5 दरवाजे। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति 10 या 12 साल तक इतनी जटिल प्रक्रिया से क्यों गुजरेगा? फायदे के लिए। जाहिर है, इसके पीछे मिलने वाले वीआईपी पास की अहमियत बहुत होगी। संविधान नागरिकों को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार देता है जो विदेशियों को कभी नहीं मिलते। तो ये नागरिक विशेष अधिकार आखिर हैं कौन से? यही वो असली वजह है जो इस नीली किताब को इतनी ताकत देती है। संविधान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कुछ अधिकारों को केवल नागरिकों के लिए रिजर्व रखा है। वो कौन से आर्टिकल्स हैं? ये है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अगर हम इन अनुच्छेदों के भारी भरकम नंबरों से बाहर निकलकर इनके असल प्रभाव को समझें, तो एक आम नागरिक की जिंदगी में ये क्या बदलाव लाते हैं? चलिए इसे जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं। अगर आप नागरिक हैं तो सरकार किसी भी सरकारी नौकरी या सार्वजनिक रोजगार में आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ये अनुच्छेद 16 है। मतलब नौकरियां नागरिकों के लिए हैं। बिल्कुल। और मान लीजिए आप आज दिल्ली में बैठे हैं, कल आपका मन करे तो आप अपना सारा सामान पैक करके केरल जा सकते हैं, वहां जमीन खरीद सकते हैं और कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी आजादी है। हाँ, ये आजादी आपको अनुच्छेद 19 देता है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और पूरे देश में बेरोक-टोक घूमने की आजादी शामिल है। और 29 और 30? अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने और अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का विशेष अधिकार देते हैं। एक विदेशी भारत में आकर ये दावे नहीं कर सकता। 1 मिनट, यहाँ पर मुझे थोड़ा पुशबैक देना है। अगर ये सारे वीआईपी अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि भारत में रहने वाले विदेशियों के पास कोई अधिकार ही नहीं है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या उनके साथ कोई भी सड़क पर कैसा भी व्यवहार कर सकता है और कानून उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देगा? नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स और नागरिक अधिकार यानी सिटीजन राइट्स, इन दोनों में फर्क होता है। अच्छा, तो विदेशियों को मानवाधिकार मिलते हैं? बिल्कुल। विदेशियों को भी भारत में बुनियादी कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। सबसे बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। राइट टू लाइफ। हाँ, ये अधिकार भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान को मिलता है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। कोई भी राज्य बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी विदेशी की जान या उसकी आजादी नहीं छीन सकता। उन्हें न्याय पाने का पूरा हक है। समझ गई। बुनियादी जीने का हक सबको है। हाँ, लेकिन जब बात देश चलाने की आती है तो वो हक सिर्फ नागरिकों का है। जैसे कि वोट देना। एग्जैक्टली।
राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देना, संसद या विधानसभा का चुनाव लड़ना या देश के सर्वोच्च पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज या अटॉर्नी जनरल की कुर्सी पर बैठना, ये सिर्फ और सिर्फ फुल मेंबर्स यानी नागरिकों के लिए आरक्षित है। मतलब घर के अहम फैसले लेने और घर के खास संसाधनों पर हक सिर्फ घर के सदस्यों का है। ये तो फेयर लगता है। बिल्कुल फेयर है। लेकिन जब देश आपको इतने खास अधिकार, इतने बड़े पद और ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है, तो जाहिर है कि बदले में देश भी आपसे कुछ बहुत बड़ी चीज की उम्मीद करता होगा। बिना कीमत के तो कुछ नहीं मिलता है ना। बिल्कुल सही बात है। और वो कीमत है पूर्ण निष्ठा, एब्सोल्यूट एलिजेंस। हाँ, ये इस पूरे कानूनी ढांचे का सबसे अटल नियम है। हमारा संविधान दोहरी नागरिकता या ड्यूअल सिटीजनशिप को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता। मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एग्जैक्टली। अनुच्छेद 9 और 1955 के एक्ट की धारा 10 इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति होनी चाहिए। आप अपनी वफादारी को दो देशों के बीच नहीं बांट सकते। ये तो किसी बहुत ही पजेसिव रिश्ते की तरह लग रहा है। पजेसिव? वो कैसे? मेरा मतलब है, आप अपने देश से ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा भी सच्चा नागरिक हूं और उस दूसरे देश का भी उतना ही प्यारा नागरिक हूं। देश सीधा कहता है, या तो तुम्हारी 100% वफादारी मेरे साथ है या फिर बाहर जाने का दरवाजा खुला है। ये तुलना सुनने में काफी दिलचस्प है, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत ही गंभीर और व्यावहारिक है। वो क्या है? देखिए, नागरिकता का मतलब सिर्फ अधिकार लेना नहीं होता। इसके साथ कुछ विशेष कर्तव्य यानी एक्सक्लूसिव ड्यूटीज भी जुड़ी होती हैं। जैसे देश की रक्षा करना? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि भारत और किसी दूसरे देश के बीच युद्ध छिड़ जाए और देश को सेना में सेवा देने के लिए नागरिकों की जरूरत पड़े। हाथ खराब हो जाए। अगर किसी के पास दोनों देशों की नागरिकता है तो वो किसकी तरफ से लड़ेगा? क्या वो उस देश के खिलाफ हथियार उठाएगा जिसका पासपोर्ट उसकी जेब में है? ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे चरम रूप है। आप एक ही समय में दो संप्रभु राष्ट्रों के प्रति वफादार नहीं हो सकते। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति चालाकी करता है। वो सोचता है कि मैं भारत का पासपोर्ट भी रखूंगा और चुपके से कनाडा या अमेरिका का पासपोर्ट भी ले लूंगा। ऐसे मामले सामने आते हैं। एक बहुत ही क्लासिक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, राहुल। ठीक है। राहुल भारत में पैदा हुआ, जन्म से उसे भारतीय नागरिकता मिली। वो बड़ा होकर कनाडा जाता है और वहां अपनी मर्जी से कनाडा की नागरिकता ले लेता है। हाँ, उसने स्वेच्छा से ली। हाँ, अब जब भारतीय अधिकारियों को ये पता चलता है तो राहुल तर्क देता है कि देखिए, मुझे भारतीय नागरिकता मेरे जन्म से मिली है, ये मेरा प्राकृतिक अधिकार है, आप इसे कैसे छीन सकते हैं? ये तर्क बहुत लोग देते हैं। तो कानून राहुल के इस तर्क को कैसे देखता है? क्या वो अपना पासपोर्ट रख सकता है? कानून राहुल के इस तर्क को सिरे से खारिज कर देता है। अच्छा। तुरंत। हाँ। और यहाँ जिस प्रक्रिया के तहत राहुल की नागरिकता जाती है उसे स्वतः समाप्ति यानी ऑटोमेटिक लॉस कहते हैं। ऑटोमेटिक मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। कानून को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको नागरिकता शुरुआत में कैसे मिली थी, चाहे वो जन्म से हो, वंश से हो या 10 साल इंतजार करके मिली हो। तो जैसे ही उसने कनाडा की नागरिकता ली, गेम ओवर। एग्जैक्टली। जैसे ही राहुल ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से कनाडा के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली, ठीक उसी सेकंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। ओहो। भारत सरकार को उसे कोई नोटिस भेजने या उसकी नागरिकता रद्द करने का आदेश पारित करने की जरूरत भी नहीं है। ये अदृश्य रूप से और तुरंत काम करता है। मतलब जैसे ही आपने दूसरे देश का हाथ थामा, भारत के साथ आपका कानूनी रिश्ता उसी पल टूट गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये तो नागरिकता खोने का एक तरीका हो गया। अगर हम 1955 के अधिनियम को देखें तो उसमें नागरिकता खोने के यानी इस क्लब से बाहर निकलने के कितने आधिकारिक रास्ते बताए गए हैं। अधिनियम में नागरिकता छीनने या खोने के 3 बहुत ही स्पष्ट रास्ते या एग्जिट्स दिए गए हैं। वो 3 रास्ते कौन से हैं? ये हैं त्याग यानी रिनंसिएशन, समाप्ति यानी टर्मिनेशन और वंचित करना यानी डेप्रिवेशन। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला, त्याग। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि व्यक्ति खुद ही अपनी नागरिकता छोड़ रहा है। बिल्कुल। ये एक पूरी तरह से स्वैच्छिक कदम है।
कोई वयस्क भारतीय नागरिक जो किसी और देश की नागरिकता लेने जा रहा है, वो आधिकारिक तौर पर भारत सरकार को एक घोषणा पत्र सौंपता है कि वो सक्रिय रूप से अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर रहा है। और फिर सरकार उसे मान लेती है। हाँ, सरकार उस घोषणा को रजिस्टर करती है और उस दिन से वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता। और दूसरा रास्ता समाप्ति या टर्मिनेशन। मुझे लगता है ये राहुल वाला केस ही है ना? एकदम सही। त्याग में व्यक्ति खुद सरकार को बताता है, लेकिन समाप्ति तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति बिना बताए स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है। जो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, जैसा कि हमने चर्चा की, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। जैसे ही आपने विदेशी पासपोर्ट लिया, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। अब आता है तीसरा और सबसे डरावना दरवाजा, वंचित करना या डेप्रिवेशन। ये तो सीधा सीधा सरकार द्वारा जबरदस्ती कॉलर पकड़कर बाहर निकालने जैसी स्थिति लग रही है। सुनने में थोड़ा ऐसा ही लगता है। क्या भारत सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी नागरिक को पकड़कर उसकी नागरिकता छीन ले? नहीं, सरकार ऐसा मनमाने ढंग से बिल्कुल नहीं कर सकती। और यहाँ ना कानून का एक बहुत ही शानदार लॉजिक काम करता है। कैसा लॉजिक? देखिए, वंचित करना एक अनिवार्य निकास है जिसे सरकार लागू करती है, लेकिन यह सब पर लागू नहीं होता। अच्छा, तो किस पर लागू होता है? ये नियम केवल और केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता हासिल की हो। यानी गेटवे 3 और 4 वाले लोग। बिल्कुल। और वो भी तब जब ये साबित हो जाए कि उन्होंने नागरिकता धोखाधड़ी से, झूठे दस्तावेज देकर या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर हासिल की थी। अगर फ्रॉड किया हो। हाँ, इसके अलावा अगर वो संविधान के प्रति अभक्ति दिखाते हैं या युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ गैरकानूनी व्यापार करते हैं, तब भी उन्हें वंचित किया जा सकता है। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। क्या बात है? मतलब, अगर मुझे नागरिकता मेरे जन्म या वंश से मिली है, यानी पहले और दूसरे दरवाजे से, तो क्या सरकार मुझे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती, चाहे मैं कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दूं? बिल्कुल सटीक समझे आप। यही इस कानून की गहराई है। सीरियसली? हाँ, जन्म या वंश से मिली नागरिकता आपका एक प्राकृतिक अधिकार है। नेचुरल राइट। वंचित करने का आधार क्या है? धोखाधड़ी। आप जन्म लेने में धोखा कैसे कर सकते हैं? आप आवेदन पत्र भरकर तो पैदा नहीं हुए थे ना, है ना? हाँ, ये तो है। इसके विपरीत पंजीकरण और देशीकरण एक तरह का कानूनी अनुबंध है। आपने सरकार को एक आवेदन दिया, सरकार ने आपकी शर्तों पर विश्वास किया और आपको नागरिकता दी। और अगर शर्तों में झूठ निकला? अगर बाद में पता चलता है कि आपने उस आवेदन में ही झूठ बोला था, तो वो अनुबंध शुरुआत से ही शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। इसलिए सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। प्राकृतिक अधिकारों को धोखाधड़ी के आधार पर नहीं छीना जा सकता। वाओ, क्या कमाल का कानूनी संतुलन है। ये महज कुछ पन्नों का एक्ट है, लेकिन इसने समाज के हर पहलू को कितनी बारीकी से छुआ है। बिल्कुल, बहुत ही सोच समझकर बनाया गया ढांचा है ये। तो चलिए आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 1950 में संविधान के भाग 2 ने एक बुनियादी नींव रखी, और फिर कैसे 1955 के नागरिकता अधिनियम ने भविष्य के लिए एक विस्तृत मैनुअल तैयार किया। वो 5 दरवाजे। जी। हमने 5 प्रवेश द्वारों, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र के समावेश को समझा। हमने जाना कि कैसे नागरिकों को कुछ वीआईपी अधिकार मिलते हैं और अंततः नागरिकता खोने के 3 रास्तों, त्याग, स्वतः समाप्ति और वंचित करने के पीछे के तर्क को भी डिकोड किया। और अगर इस पूरे विश्लेषण का कोई एक सबसे अहम निष्कर्ष निकालना हो ना, तो वो ये है कि नागरिकता सिर्फ आपके पहचान का एक टुकड़ा नहीं है। तो फिर क्या? राज्य के नजरिए से ये आपके और देश के बीच का एक बेहद गंभीर और पवित्र लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें अधिकारों और कर्तव्यों के एक अदृश्य जाल से बांधता है। दोनों तरफ की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ये समझना हर जागरूक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो जिस जमीन पर खड़ा है, वहां का कानून उसे किस हैसियत से देखता है। सही बात है। और इसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट और पूर्ण निष्ठा के विचार से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, जो मैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। वो सवाल क्या है? देखिए, नागरिकता के ये जो सख्त नियम है, खासकर ये नो ड्यूअल सिटीजनशिप या एकल निष्ठा का नियम, ये 1950 और 1955 के दौर में लिखे गए थे।
उस वक्त की दुनिया अलग थी, सीमाएं बहुत सख्त थीं। हाँ, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था। बिल्कुल, लेकिन आज की 21वीं सदी की दुनिया को देखिए। आज डिजिटल नोमैड का ज़माना है, ग्लोबल इकोनॉमी में लोग महीनों एक देश में रहते हैं, काम किसी और देश की कंपनी के लिए करते हैं और परिवार तीसरे देश में होता है। सही कह रही हैं। दुनिया सच में एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है, जहां लोगों की पहचान सिर्फ एक सरहद तक सीमित नहीं रही है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में कभी ये पूर्ण और एकल निष्ठा वाला नियम पुराना या आउटडेटेड माना जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं और संस्कृतियां आपस में और ज्यादा घुल-मिल रही हैं, क्या आने वाले दशकों में वफादारी की परिभाषा भी बदलेगी? समय के साथ कानून भी बदलते हैं। बिल्कुल। क्या भविष्य में कभी वो दिन आएगा जब हमारी ये नीली किताब हमें एक नहीं बल्कि कई देशों के एक्सक्लूसिव क्लब का फुल मेंबर बनने की इजाजत देगी? ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे खुद विचार किया जा सकता है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और इस कानूनी ढांचे की बारीकियों पर गौर करते रहिए।